इस वक्त एक और उनकी अहम मीटिंग शुरू हुई है कोरोना पर। प्रधानमंत्री मोदी पिछले आधे घंटे से एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। देश भर में 24 घंटे में कोरोना और खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में काफी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 15 राज्यों तक पहुंच चुका है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की प्रधानमंत्री मोदी पूरी जानकारी ले रहे हैं और सारे राज्य भी इसमें शामिल हैं। कोरोना की तीसरी लहर, आशंकित तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के केसेस को कैसे रोका जाए, इस पर अब देश भर में मंथन शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि इस हाई लेवल बैठक में कोरोना गाइडलाइंस को और ज्यादा सख्त करने पर बात होगी। हमारे साथ दो राज्यों के, बड़े राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ के चिकित्सा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। टीएस सिंहदेव साहब का बहुत स्वागत है। और विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं। सारंग साहब आपका ही बहुत स्वागत है। देव साहब, मैं आपसे पहले तो जानना चाहता हूं कि आप भी अपने एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ इस ओमिक्रॉन को लेकर के जरूर बैठकें कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कितना बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है इसका? यार आवाज बहुत कम आ रही है। ये एक वेरिएंट है, एक म्यूटेशन है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। संभावनाएं हैं, जानकारी जो मिल रही है अभी तक दूसरे देशों में, अफ्रीका के बाहर 100 देशों में ये पहुंच चुका है, ऐसी अब जानकारी बताई जा रही है और ये तेजी से फैलता है, ये बताया जा रहा है। इसके संक्रमण की गंभीरता कितनी होगी, बीमारी की गंभीरता कितनी होगी, इस पे राय अभी बटा हुआ है। मेजॉरिटी राय ये कहता है कि ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक शोधकर्ता ने जो जानकारी प्रस्तुत की उसमें उन्होंने ये कहा कि डेल्टा जैसा भी प्रभाव करने वाला हो सकता है। तो डेल्टा से 3 गुना ज्यादा फैलने वाला और डेल्टा जैसा प्रभाव करने वाला, अगर ये स्थिति बनती है तो बात गंभीर हो जाती है। दूसरा, साउथ अफ्रीका में जो लेडी हैं, डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, जो इसके जानकारी देती रही हैं दुनिया को, डॉक्टर कोएत्जे, उनका एक और ट्वीट मैंने देखा था कि आईसीयू में जो ओमिक्रॉन के पेशेंट हैं उनमें 10 में से 9 ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया। तो वो इस बात को दर्शाता है कि जिनने वैक्सीनेशन नहीं लिया, एक भी डोज नहीं लिया, वो आईसीयू तक पहुंचे हैं ओमिक्रॉन से। बाकी साउथ अफ्रीका से, अन्य देशों से ये जानकारी नहीं आ रही है कि उसकी गंभीरता की तीव्रता कितनी होगी। अगर ये डेल्टा जैसा प्रभाव डालने वाला वेरिएंट निकला और डेल्टा से 3 गुना ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट निकला, जैसे डॉक्टर पॉल का एक आकलन आया था कि हो सकता है 14 लाख तक प्रकरण ओमिक्रॉन के आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। छत्तीसगढ़ में हमने अभी तक प्रतिदिन जो अधिकतम केस पाए हैं, एक दिन में जो पॉजिटिव हमारे पास पेशेंट्स रहे हैं, मान लीजिए वो 1.25 लाख के रहे हैं। 1.25 लाख का 5% अगर हम मानते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, 80% होम आइसोलेशन में चले जाते हैं और 20% में से 5% अगर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, ये 7,500 बिस्तर होते हैं। तो 7,500 बिस्तर की व्यवस्था हो सकती है। केंद्र सरकार से भी जो ECRP-2 इमरजेंसी कोविड पैकेज 2 के नाम से जो सहायता आ रही है, 60%, 40% राज्य सरकारें लगा रही हैं, इससे जो फैसिलिटी रैंप अप की गई है उसमें कुछ तैयारियां उस बाबत है। लेकिन जो हमने डेल्टा के समय पीक देखा था उससे मान लीजिए डबल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर डेल्टा के बराबर का भी पीक आता है और एक दिन में छत्तीसगढ़ में 1.25 लाख लोग तक एक्टिव केसेस पाए जाते हैं, तो ये संभाला जा सकेगा। अगर इससे डबल हो गया, ट्रिपल हो गया तो बड़ी दिक्कत हो। जो हम जानते नहीं कि इसका प्रभाव कितना ज्यादा हो सकता है। आपने ठीक कहा कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, हम उस पीक के हिसाब से तो तैयारी कर सकते हैं, उससे कुछ ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर वैसी भगवान न करे स्थिति बनी तो एक इस बार कितने केसेस आ जाएंगे। सारंग साहब, मध्य प्रदेश में, ऐसे तो पूरे देश में भी कोई बहुत ज्यादा मामले नहीं आ रहे। हम दिल्ली में बैठे हैं इस वक्त, दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, कोरोना के मामले धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ते हुए एक अपटिक दिखाई दे रहा है। क्या इसको मध्य प्रदेश की सरकार खतरा मान के चल रही है? देखिए सौरभ जी, ये बात सही है कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, खासकर यूके में बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ा है।
लगभग 90-94 रोज के केसेस आ रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में भी हम देख रहे हैं गति मध्यम जरूर है, परंतु केसेस आने की संख्या बड़ी है। हमारे प्रदेश में भी हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमारे यहाँ केसेस बढ़े हैं, पर हमने उसको लेकर पूरी तैयारी की हुई है। सौरभ जी देखिए, यदि हम कोरोना संक्रमण को रोकने की बात करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण आयाम है कि हम टेस्टिंग पर ध्यान दें। तो हमने जो सेकेंड वेव में, जिसको अब यदि आप डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं, तो उस समय पर हम जितना पीक के समय टेस्टिंग कर रहे थे, लगभग 60 से 70 हजार, उतने ही टेस्ट आज भी हम कर रहे हैं। हम एक पॉजिटिव के अगेंस्ट लगभग 50 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सभी को वैक्सीन लगाएं। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज तक 10 करोड़ 2 लाख लोगों को लगभग हम वैक्सीन लगा चुके हैं, पहला और दूसरा डोज मिलाकर। यदि मैं पहले डोज की बात करूं तो लगभग 5 करोड़ 20 लाख लोगों को हमने फर्स्ट डोज लगाया है और लगभग 4 करोड़ 85 लाख लोगों को हमने सेकेंड डोज लगाया है। मध्य प्रदेश पहले डोज और सेकेंड डोज में देश में लगभग अव्वल नंबर पर है। हमने पहला डोज लगभग 95% लगाया, जो एलिजिबल हमारा टारगेट सेगमेंट है उसमें भी हमने लगभग 94% को सेकेंड डोज भी लगवाया है। हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर के इस महीने तक जो हमारा एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको हम दोनों डोज लगवा सके। उसके साथ ही हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जनता कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखे, मास्क लगाए। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में ये सुनिश्चित किया है कि हम जो गैदरिंग वाली जगह, खासकर अब न्यू ईयर आने वाला, न्यू ईयर पार्टी में जो भी सम्मिलित होगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसको दोनों डोज का कवरेज मिला है। जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दोनों डोज लगवाएं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अब यदि जो भी पॉजिटिव आते हैं उनके घर की स्थिति देखते हुए उन्हें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर है वहीं पर जाके क्वारंटीन हो। ये तो हमारी व्यवस्थाएं हैं कि हम संक्रमण को ना बढ़ने दें। पर जैसा आपने पहले सिंहदेव जी से भी पूछा कि यदि थर्ड वेव आ जाती है तो हमारी तैयारी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में हमने समुचित व्यवस्थाएं की हुई हैं और ये सुनिश्चित किया है कि एनहेंसमेंट ऑफ बेड्स, ऑक्सीजन बेड, एज वेल एज हमारा ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, पीडियाट्रिक वार्ड का बनाना, पीकू की स्थापना करना, पीडियाट्रिक आईसीयू बनाना, और इन सब बातों पर हमने पूरी समुचित व्यवस्था की हुई। मैं लेकिन अच्छा, ये तो आपने भी बताया, देव साहब ने बताया कि तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं एक चीज और आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप रोज इस चीज से डील करते हैं। सिंहदेव साहब, क्या आप भी ये मानते हैं या आप जिन लोगों से एक्सपर्ट्स से इंटरेक्ट करते हैं कि ये तीसरी लहर आना इमिनेंट है, इसको रोका नहीं जा सकता, या हम कुछ कर सकते हैं? क्या फिर कुछ पाबंदियां लगाने का वक्त है? मैं देखता हूं बहुत से लोग अब मांग करने लगे हैं चुनावी रैलियां बंद कर दिए जाएं, बाजारों में जो भीड़ है इसको किसी तरीके से कम करना चाहिए। दूसरी ओर आपकी इकोनॉमी है। ये कठिन सवाल आता है। पहले दिन से ये सवाल आ रहा था कि हमको अर्थव्यवस्था को किस हद तक प्रभावित होने देना चाहिए और दैनिक जो हमारी दिनचर्या है वो कैसे हमको चलने देनी चाहिए। क्या हम कंप्लीट लॉकडाउन लगा दें? तो ये लॉकडाउन के लिए लोग इसलिए सहमत नहीं होते, जो विशेषज्ञ हैं इसलिए सहमत नहीं होते, मैं भी इसलिए अब सहमत नहीं हूं कि ओमिक्रॉन या कोरोना का नया म्यूटेशन जो होता रहेगा, ये हमारे जीवन काल में, आपके भी जीवन काल में और आने वाली कुछ पीढ़ियों के जीवन काल में अब ये माना जा रहा है कि ये वायरस जीवित रहेगा और इसके म्यूटेशन होते रहेंगे। कौन सा म्यूटेशन खतरनाक हो जाएगा इसकी हमको आज कोई जानकारी नहीं है, उसका इलाज नहीं है। अभी फाइजर ने पिल निकाला, वो रोकेगा या वैक्सीन का काम करेगा या इलाज का काम करेगा, ये देखना बाकी है। वैसी स्थिति में हम जीवन को नहीं रोक सकते। हम अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। पूरा लॉकडाउन लगाने के बनस्पत कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम भीड़ भाड़ की जगहों में ना जाएं भी तो डबल मास्क पहन के जाएं, वापिस आए, घर में प्रवेश करने के पहले हाथ धोएं, 20 सेकेंड साबुन से हाथ धोएं, उस समय उसके बाद ही घर में कोई हम काम करें या घर के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए अपने सुरक्षा व्यवस्था हम बना लें। जीवन को रोका नहीं जा सकता, ये वायरस हमारे बीच से जाने वाला नहीं है और अगर वायरस हमेशा हमारे बीच में रहेगा तो हमारा जीवन ठप हो जाएगा।
फिर तो पूरा टोटल लॉकडाउन की स्थिति, तो पूरा टोटल लॉकडाउन और लापरवाही, ये हमको बीच में से हमको रास्ता देखना पड़ेगा। और आज के दिन लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, गंभीर चिंतन की स्थिति है, तैयारी की स्थिति है, इसको हल्के से ना लेने की समझदारी बना के चलने की स्थिति है, और उस रफ्तार से हमको जीवन को अभी जीना है। अभी वो स्थिति नहीं है, वो अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने स्पष्ट किया कि अब चूंकि जैसा आपने कहा ये हमारे बीच में न जाने कब तक वायरस रहेगा, तो अपना जीवन तो ठप करके नहीं रख सकते। जब जैसी जरूरत होगी उस प्रकार कदम उठाए जाएंगे। विश्वास सारंग साहब, आज बहुत से लोग मांग कर रहे हैं बूस्टर डोज की। आपने जैसा बताया आपके राज्य में वैक्सीनेशन की गति बहुत अच्छी है, आप अपना एलिजिबल पॉपुलेशन को इस साल के अंत तक वैक्सीनेट कर लेंगे, लेकिन उसमें दो चीजें रह जाती हैं। एक तो जो मैंने कहा बूस्टर डोज खास तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और जो हमारे वो लोग हैं जो किसी ना किसी रोग से ग्रसित है, और दूसरा बच्चे, उनको वैक्सीन। इसको लेकर क्या सोच बन रही है आपके राज्य में? देखिए सौरभ जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे वैक्सीनेशन अभियान को जिस ढंग से डिजाइन किया, और केंद्र सरकार ने जिस तरह से इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को निष्पादित किया है, मुझे लगता है हमें पूरा तरह से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये निर्णय केंद्र सरकार ले, ये निर्णय हमारा नहीं है। हम तो जो भी ऊपर से निर्देश होंगे वो हम उसका पालन करेंगे, और मुझे लगता है इस पर अभी कमेंट करने में जल्दबाजी इसलिए होगी कि ये पूरी तरह वैज्ञानिकों का विषय है। वैज्ञानिक डिसाइड करेंगे कि कब क्या कुछ हमें वैक्सीन को लेकर करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कुछ लोग इस बात को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में, खासकर कोरोना के मामले में, कहीं भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, और फेडरल सिस्टम को जितनी मजबूती के साथ मोदी जी ने देश में लागू किया है, और जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि देखिए वैक्सीन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं वैज्ञानिकों को बहुत बधाई दूंगा, इस देश के मोदी जी की लीडरशिप में हमने वैक्सीन बनाई, पर उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस बड़े देश में वैक्सीन लगाना था। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया, और हमें बहुत प्रसन्नता है कि 137 करोड़ के देश में लगभग 110 करोड़ लोगों को हम इंतजार इस बात का कि अब ये जो तीसरी लहर को लेकर विश्वास सारंग साहब जो ये समीक्षा बैठक चल रही है, इसमें से क्या खबर आती है, आपको मैंने बीच में रोका, माफी चाहता हूं, लेकिन बहुत धन्यवाद करूंगा विश्वास सारंग जी आपका, और टीएस सिंह दोस्तों आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।